हमारे साथ हैं एक खास मेहमान वर्तिका शुक्ला, जो कि ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड की सदस्य भी हैं। मैडम, इंडिया एनर्जी वीक में हम लोग इस समय मौजूद हैं। बेंगलुरु में आज दूसरा दिन है। क्या कुछ खास यहाँ पर है और इंडिया एनर्जी वीक का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या उद्देश्य है इसका? ठीक है, धन्यवाद रविकांत जी। और मेरे लिए ये सौभाग्य का अवसर है कि हम आपके साथ आज जुड़े हुए हैं। और इंडिया एनर्जी वीक एक ऊर्जा जागृत करती है, ना कि सारे देश के जो भागीदारी हैं यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, बल्कि विदेश से भी जो आए हुए मंत्रीगण हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कल अपने उद्घाटन भाषण में हम लोगों को एक अम्ब्रेला और एक उनके छत्र छाया के अंडर उन्होंने बहुत सारे हमें दिशा प्रदान करी कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। और उनमें जो आए दिनों में जो बदलाव आने वाला है उसको कैसे देश अगर पिन पॉइंट करके कहें तो वो क्या बदलाव है जो आम जनता को समझ में आए और वो समझना चाहे? जो कल हमने इस इवेंट में E20 एथेनॉल 20% इन गैसोलीन ब्लेंडेड फ्यूल को लॉन्च किया। ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि उससे हमारी जो गाड़ियां हैं जिसमें हम फॉसिल फ्यूल जो करीब 85% क्रूड ऑयल कच्चा तेल हमारे यहाँ आयात होता है, और उससे जो हमारी सेल्फ रिलायंस है, देश की जो आत्मनिर्भरता है, वो कम होती है। और अगर हम एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल उसमें अपनी गाड़ियों में डालते हैं, खास करके पेट्रोल व्हीकल्स में, तो आत्मनिर्भरता बढ़ती है। कल 11 राज्यों में एक साथ 84 पेट्रोल पंपों पर E20 लॉन्च किया गया है। ये जो एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है, उसके बाद आम लोगों के मन में ये ख्याल है कि भाई पेट्रोल में आपने कुछ और मिला दिया तो क्या पेट्रोल सस्ता होगा या महंगा होगा? क्या उनकी गाड़ी इस नए पेट्रोल से ठीक ठाक चलेगी? तो इसके बारे में कुछ क्लैरिटी दे दीजिए। आम जनता को इस विषय में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि E20 जब हम एथेनॉल ब्लेंड करते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है। उसके जो इंजन है वो ठीक उसी क्षमता में चलते हैं, कोई उसमें बदलाव नहीं होता है, कोई डिटीरिएशन नहीं होता है, और उसी एफिशिएंसी से, उसी लागत पे और कम पोल्यूशन करके चलते हैं। तो ये तो देश के लिए फायदेमंद है, इसमें किसी को शक और संदेह होना ही नहीं चाहिए कि आइस इंजन में कभी भी एडवर्स इफेक्ट होगा 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग में। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग से क्या दाम भी कम होंगे? देखिए, दाम का विषय तो एक अलग ही विषय है। हमें जो फोकस करना चाहिए कि हमारी इंजन की एफिशिएंसी कम नहीं होनी चाहिए, कि हमें उसी माइलेज पे ज्यादा पेट्रोल नहीं खर्च करना चाहिए, तो आम आदमी को की जेब से कुछ ज्यादा आउटफ्लो भी नहीं होना चाहिए। इतना ही कह के खुश कर दीजिए लोगों को कि कम से कम महंगा नहीं होगा। नहीं, इथेनॉल की वजह से नहीं, इथेनॉल की वजह से महंगाई का कोई भी रीजन नहीं है कि वो महंगा हो। जी, तो एथेनॉल ब्लेंडिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? एथेनॉल ब्लेंडिंग एक हमारा जैसे हमने भारत स्टेज 6 जो स्पेसिफिकेशन लॉन्च किया 2020 में, उससे हमने सल्फर के जो एमिशंस हैं, जो आम आदमी हम चलते हैं सड़क पे, हमें पोल्यूशन की सामना करना पड़ते हैं, हमारे लंग्स को इफेक्ट होती है, उसमें एथेनॉल का एक अहम रूप है कि उसमें ऑक्सीजन होती है, तो उससे पोल्यूशन कम होता है, कार्बन जो होता है वो कम एमिट होता है। सो इट इज अ क्लीनर फ्यूल, साफ सुथरा फ्यूल है वो, और अपना आत्मनिर्भर है। 20% अगर एथेनॉल हम अपने देश में बना लें तो उसके इक्विवेलेंट हमें कच्चे तेल की आयात कम करनी पड़ेगी। तो इससे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी बढ़ेगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होगा। तो ये सारा देखते हुए, और आप देखिए कि हमारे देश में जो बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी, और जिसके तहत अभी शुगर केन जूस और जो खराब फूड ग्रेन्स हैं
जिसको खराब फेंका जा रहा था, अगर हम उसे एक वैल्यू एडेड एथेनॉल में कन्वर्ट करें तो ये देश के लिए हित ही है। इसमें कोई भी कहीं भी ये सोचना कि ये फायदेमंद नहीं है और देश की जनता को नुकसान करेगा। एथेनॉल की मात्रा आगे चल के और बढ़ाई जा सकती है, कोई प्लानिंग में है? जरूर। एथेनॉल दो तरीके से बनता है, एक फर्स्ट जनरेशन जो कि केन शुगर या इस तरह के राइस फूड स्टॉक से बनता है, दूसरा है सेकेंड जनरेशन जिसकी टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में भी है और विदेश में भी है। इसके करीब 12 प्लांट्स लग रहे हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी डिक्लेयर किया। इससे दोनों की जब उपलब्धि देश में हो जाएगी, उपलब्धि की कोई कमी नहीं है। आज हम कहीं से इंपोर्ट नहीं करते हैं, पहले हम ब्राजील या बाहर देशों से इंपोर्ट करते थे, अब हम कुछ इंपोर्ट नहीं करते हैं, हम अपने देश में बनाते हैं। तो इसकी आत्मनिर्भरता की दाद हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर के अम्ब्रेला के अंडर हुई है। जो इंडियन एनर्जी वीक में खासतौर से ये बात मौजू है कि देश का जो ग्रीन एनर्जी का या ओवरऑल एनर्जी का रोड मैप अगले 25 सालों तक होगा, क्या उसमें क्लैरिटी है, क्या कुछ होने वाला है, हम एनर्जी को लेकर के क्या खास कर रहे हैं? अगर आप देखें तो हमारा कार्बन न्यूट्रलिटी का टारगेट जो सेट किया हुआ है वो 2070 का है और मेरी कंपनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने उसको एडवांस करके 2035 टारगेट सेट किया और हम कोशिश कर रहे हैं कि 35 से हम जल्दी भी कर दें। तो इस सब की जो पूरी समीक्षा है और इस सब की जो स्ट्रैटेजी है वो अलग अलग भागों में बटी हुई है। उसमें रिफाइनरी भी आती है क्योंकि वो अभी नियर टर्म में हमें पेट्रोल डीजल की ग्रोथ है, बायो एटीएफ की ग्रोथ है, पर उसमें जो बायो बेस्ड है जैसे बायो एटीएफ है, क्योंकि अब आप देखें तो एरोप्लेन में भी कार्बन स्ट्रेस लगाया जा रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी भी इंजीनियर्स इंडिया के पास सीएसआर आईआईपी से है। बायोफ्यूल्स में हम एक इंटरनेशनल कंपनी से टाई अप किए हुए हैं। वेस्ट टू वेल्थ में हम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से टाई अप किए हुए हैं, जो कि बायोगैस जिसकी करीब 15 मिलियन टन की क्षमता अगर देश में आ जाए तो हम तकरीबन 1/3 आत्मनिर्भर होंगे गैस में। जो गैस की क्षमता हमें 6% से 15% करनी है 2030 में, उसका ये एक बहुत बड़ा हैंडल है। तो ये सारी चीजें, सोलर आप देख ही रहे हैं, ईवी स्पेस में जो हमारी बजट पीएलआई स्कीम्स हैं, नई टेक्नोलॉजी है, नई केमिस्ट्री है बैटरी डेवलपमेंट की, ये सारी बहुत सारे स्पोक्स हैं व्हील के जो कि अपने देश को उस दिशा में, नेट जीरो की दिशा में ले जाने में सक्षम करेंगे। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का क्या खास फोकस है और क्या आगे करने वाला है, क्या उपलब्धियां? हमारा दो तरफ से फोकस है प्राइमरीली, और मैं कहना चाहूंगी कि ईआईएल एक जब बना 1965 में, तो इस देश की जो जितनी भी उपक्रम है, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, एचपीसीएल हो, बीपीसीएल हो, पेट्रोकेमिकल में पहले आईपीसीएल था, एचएमईएल हो, आप नाम लीजिए, और ईआईएल ने उसको खड़ा किया है। आज की समय में हम करीब 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं और ये हर एरिया में है, सब जगह, देश और विदेश में भी। देश का सबसे बड़ा लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोजेक्ट मंगोलिया में हम कर रहे हैं। $20 बिलियन की रिफाइनरी हमने नाइजीरिया में बनाई। तो हमारी एक फोकस है कि हम इस बिजनेस को और मजबूत करें और अपने ऑर्डर बुक को बढ़ाएं, क्योंकि ऑयल एंड गैस और पेट्रोकेमिकल्स खास करके अभी देश में रहेगा। दूसरा हमारा फोकस है कि जैसे जैसे हम ये अपने रेवेन्यूज बढ़ाएं, अपनी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करें कंपनी के लिए, कि हम ग्रीन एरिया में भी फोकस्ड हों। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट्स में हम अपने क्लाइंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो गेल हो, बीपीसीएल हो, प्राइवेट सेक्टर क्लाइंट हो, चाहे वो पाइपलाइन ब्लेंडिंग हो या उनके इलेक्ट्रोलाइजर प्रोजेक्ट्स हो, हम उसमें उनके साथ भागीदारी है। इसी तरह से बैम्बू रिफाइनरी जो असम में हो रही है, हम वो कर रहे हैं, और कई सारी और चीजें अभी ड्राइंग बोर्ड में हैं, जो कि हम आगे आने वाले दिनों में इनको कन्वर्ट करेंगे अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में। तो हमारे 2 सेगमेंट्स हैं। जो हमारा कन्वेंशनल सेगमेंट है वो बड़ा मजबूत है और उसको हम देश और विदेश में आगे बढ़ रहे हैं।
हमारा बहुत बड़ा काम अभी एडनॉक ग्रुप ऑफ कंपनीज में है। उन्हें आपको जान के आश्चर्य होगा कि विदेश में इंजीनियरिंग कॉम्पिटेंसी की बहुत बहुत बड़ी जरूरत है और EIL को वो बहुत बड़े एक स्टेटस में देखते हैं। और हमारे आपने एक बात कही थी कि 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन तक हम पहुंचेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि 50% जो एनर्जी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल में रहे। आपको पता है हमारे देश में एक ही उपलब्धि है, वो है कोल की, और कोल एक क्लीन फ्यूल नहीं माना जाता है। तो कोल के रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में जो कार्बन होता है, जो उसको कन्वर्ट करके कोई प्रोडक्ट बनाना, उसमें हमारा फायदा है। तो एक ये आत्मनिर्भरता का एक ये एलिमेंट हुआ। 100 मिलियन टन कोल की गैसिफिकेशन की टारगेट है, जिसमें हम भी भागीदार हैं नेवेली लिग्नाइट के साथ और वेस्टर्न कोल फील्ड्स के साथ जो हम काम कर रहे हैं। कोल के गैसिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? कोल का गैसिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि कोल अभी आम तौर पे थर्मल पावर प्लांट में जाता है। थर्मल प्लांट में जाता है तो वो जब बर्न होता है और स्टीम बनती है, पावर बनती है, तो उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस में एमिट होता है। उसी को हमें कम करना है। यही नेट जीरो है या कार्बन न्यूट्रलिटी की जो आज हम कार्बन एमिट कर रहे हैं उसको हम बढ़ाएं नहीं। ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि वो कॉज करता है, उसको वहीं का वहीं रखें। तो इसमें सब जो टेक्नोलॉजीज हैं वो कार्बन न्यूट्रल है कि कार्बन जो एमिट हो उनको हम कैप्चर करें, कन्वर्ट करें, कार्बन CCUS जिसको कहते हैं, और हम बायोमास रिलेटेड जो कि जैसे आपको पता है हरे पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फोटोसिंथेसिस करके ग्रीन होते हैं। तो अगर हम उन्हीं हरे पत्तों या हरित बायोमास से अगर कुछ ऊर्जा बनाएं कोई, तो वो जब कार्बन एमिट करेगी तो वो हरित होगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ऐड करेगी एटमॉस्फेयर में, और वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर जो ट्रीज हम प्लांट करने जा रहे हैं उसमें फोटो। क्या ये समझा जाए कि 2070 के बाद पेट्रोल और डीजल का चलन खत्म हो जाएगा? ये कहना बहुत मुश्किल है, और अगर हम देखें तो ये मे बी आने वाले एक दशक में हमें ज्यादा अच्छी तरह पता लगेगा कि जो हमने आज प्लान किया है हम कहाँ हैं, क्योंकि हमेशा टारगेट एक्चुअल और शेड्यूल प्लानिंग लेकिन यही है कि पेट्रोल डीजल को जीरो किया जाए। जितना कम कर सकते हैं, जितना कम कर सकते हैं। ये मैं नहीं कहूंगी पूरी तरह, क्योंकि हम अपने ENP सेक्टर को भी बहुत बढ़ोतरी दे रहे हैं। वहां भी जो हमने मिलियंस ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ओपन किए हैं एक्सप्लोरेशन में। देखिए हमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम देश को आत्मनिर्भर करें, क्योंकि हम एक डेवलप्ड नेशन 100 साल बाद 2047 में होना चाहते हैं। उस आत्मनिर्भरता में हमारी जितनी भी एंगल्स हैं उनको हमको सबको रखना चाहिए। हम किसी को अलग नहीं कर सकते। उसमें अगर फॉसिल फ्यूल है तो है। ऑयल एंड जो गैस है उस पर हम निर्भर रहेंगे, लेकिन उस पर निर्भरता कम हो और जो ग्रीन एनर्जी के बाकी स्रोत हैं वो अधिक से अधिक डेवलप हो, इसकी पूरी कोशिश है। रविकांत, ABP न्यूज, बंगलुरु।